अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हाज़िर खिदमत हूँ मुसहफ़ नावल पर निम्रा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जल्दी से चलते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं नावल जहाँ से कल हमने ड्रॉप किया था। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सारे घर में दबा दबा सा शादी का शोर उठ चुका था। गो के अभी सिर्फ निकाह था, मगर मेहताब ताई पूरी भरपूर तैयारियां कर रही थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि फवाद जल्द ही घर वापस आने वाला था। इस खबर से महमल पे तो कोई असर ना हुआ। अलबत्ता ताई अम्मा अपनी अंदरूनी खुशी छुपाए सब कुछ महमल पे डाल गई थी। सोच रहे हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रख लें ताकि महमल का दिल बहल जाए, वरना सच पूछो तो मुसर्रत के जाने के बाद बुझ सी गई है। अब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमल अच्छा महसूस करे इसलिए। वो किसी न किसी को हर वक्त फ़ोन पे वज़ाहतें दे रही होती थी। महमल चुपचाप किचन में काम निपटाती रहती, जैसे वो खामोश मातम कर रही थी। नमाज़ें, तस्बीहात, दुआएं वो सब कर रही थी। हाँ, वो अब मस्जिद नहीं जा रही थी। मस्जिद जाके सुकून मिलता था और फ़िलहाल वो सुकून नहीं चाहती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मातम चाहती थी। मुसर्रत का ये शायद अपना वो नहीं जानती थी। फ़ोन की घंटी बजी तो वो रुमाल से मेज़ साफ़ कर रही थी। आहिस्ता से रुमाल छोड़कर उठी, स्टैंड पे रखा फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वो छोटे-छोटे कदम उठाती करीब आई और रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमल निस्वानी आवाज़ रिसीवर में गूंजी। वो लम्हे भर में पहचान गई। फरिश्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हुमायूं ने मुझे बताया कि तुम। फरिश्ते कदरे परेशानी से कह रही थी कि उसने बात काटी। हुमायूं हर बात आपको क्यों जाकर बताते हैं? उनसे कहें ऐसा मत करें। मगर महमल, तुम इस तरह कैसे? आप लोग मुझे अहमक क्यों समझते हैं? क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने दें। महमल, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? अच्छा ठीक है, जो करना सोच संभल के करना। ओके चलो, अब हुमायूं से बात करो। अरे नहीं, वो रोकती रह गई, मगर फरिश्ते ने फ़ोन उसे पकड़ा दिया। अगर तुमने शादी का फैसला कर ही लिया और तुम्हारे वो फेरी टेल ससुराल वाले इजाज़त दें, तो क्या मैं और फरिश्ते तुम्हारी शादी के फंक्शन में आ सकते हैं? अमायूं। पीछे से फरिश्ते की तंबी उभरी। क्यों महमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो तंजिया बोला था। हाँ श्योर, क्यों नहीं। जुम्मा को रात 8 बजे फंक्शन है, ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़। उसने खट से फ़ोन कट कर दिया। गुस्सा इतना उबल रहा था कि फरिश्ते से भी बात करने को जी नहीं चाहा। फ़ोन की घंटी फिर से बजने लगी, मगर वो सर झटक कर मेज़ की तरफ बढ़ गई, जहाँ झाड़ पोंछ का रुमाल उसका इंतज़ार कर रहा था। ब्यूटिशियन ने कामदार दुपट्टा उसके सर पे रखा और फिर उसे एक हाथ से पकड़े वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पिन्ने उठाने लगी। महमल बुत बनी स्टूल पे बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी। ब्यूटिशियन उसके सामने खड़ी उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कामदार शलवार कमीज गहरे सुर्ख रंग की थी, जिस पे सिल्मा सितारे का काम था। हाथ में नाजुक सा वाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था और एक खूबसूरत कीमती सा टीका जिसमें बड़ा सा सुर्ख रूबी जड़ा था, उसके माथे पे सजा था। जाने ताई ने कब ये सब बनवाया था। वो भी चुपचाप हर चीज़ पहनती गई। घर में होने वाले हंगामों से कहीं नहीं लगता था कि मुसर्रत को मरे अभी 20 दिन हुए थे, मगर वो शिकवा किससे करती। मुसर्रत की ज़िंदगी में भी उनकी इतनी अहमियत थी कि मरने के बाद कोई इतना याद रखता। और सुना था आज तो फवाद भी आ गया था, फिर काहे का मातम। वो अपने कमरे के बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। उसे तैयार करने के लिए ताई ने 2 माहिर ब्यूटिशियन लड़कियां बुलवाई थीं, जो काफ़ी देर से उस पे लगी हुई थीं। दफ़्फ़तन बाहर लाउंज से आवाज़ें गूंजने लगीं। वो ज़रा सी चौंकी। क्या फवाद आ गया था? ये आवाज़ तो सुनो, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो, बेचैनी से उसने ब्यूटिशियन से कहा, तो वो सर हिलाती आगे बढ़ गई और लाउंज में खुलने वाला दरवाज़ा आधा खोल दिया। सामने लाउंज का मंजर आधा नज़र आ रहा था। उसका शक दुरुस्त था। तुम इधर क्यों आई हो? ताई मेहताब की तिलमिलाई बुलंद आवाज़ अंदर तक सुनाई दे रही थी। फ़िक्र मत करे, मैं रंग में भंग डालने नहीं आई। महमल की शादी है, मेरा फ़र्ज़ बनता था। वो इत्मीनान से कहती सामने सोफ़े पे बैठी थी। अध खुले दरवाज़े से वो महमल को साफ नज़र आ रही थी।
स्याह बाया के ऊपर स्याह हिजाब के तंग हाले को चेहरे के गिर्द लपेटे वो अब बेनियाजी से टांग पे टांग रखे बैठी इतराफ का जायजा ले रही थी। महमल ने लम्हे भर को महसूस करना चाहा कि उसे फरिश्ते के आने से खुशी है, मगर उसे अपने महसूसात में वो जामद लगे थे, बर्फ की तरह ठंडे। अंदर बाहर खामोशी ही खामोशी थी। फरिश्ते आए या फवाद अब उसे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर हम तुम्हारा इस घर में कोई रिश्ता तस्लीम नहीं करते। ना करें, मुझे परवाह नहीं। वो अब हाथ में पकड़े मोबाइल के बटन दबाते उनकी तरफ यूं मुतवज्जा थी जैसे सामने गुस्से से बल खाती ताई महताब की कोई अहमियत ना हो। फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं था, वो शायद हमायूं का मोबाइल लेकर आई थी। देखो लड़की, तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर है तुम चली जाओ इससे पहले कि मैं गार्ड बुलवा लूँ। फिर आप गार्ड को बुलवा लें, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाली। सॉरी। तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा ताल्लुक। मिसेस करीम, मैं मोबाइल पे बिजी हूँ, आप देख रही हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करें और प्लीज़ महमल को बुला दें। और टांग पे टांग रखी बैठी मोबाइल पे चेहरा झुकाए हुए मसरूफ थी। महमल के लबों पे हल्की सी हंसी मुस्कुराहट छू गई। फरिश्ते बदतमीज या बदलिहाज ना थी, बल्कि वो अपने अज़ली ठंडे और बावकार अंदाज में ताई को बहुत आराम से जवाब दे रही थी। अलबत्ता महमल बदतमीजी कर जाती थी। उसे लगता था वो कभी भी फरिश्ते की तरह पुरएतमाद और बावकार नहीं बन सकेगी। महमल तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आगा जान की आवाज़ पे मोबाइल पर मसरूफ फरिश्ते ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने से चले आ रहे थे, कलफ लगे शलवार कमीज में मलबूस, कमर पे हाथ बांधे वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम चचा। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ी हुई, चेहरे पे अज़ली एतमाद और सुकून था। फरिश्तों, तुम यहाँ से जा सकती हो, आप मुझे निकाल सकते हैं। वो ज़रा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चचा कि आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम धाड़े थे। मैं भी इतना ही ऊंचा चीख सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं यहाँ ये करने नहीं आई, मैं सिर्फ महमल से मिलने आई हूँ। वो सीने पे हाथ बांधे पुरएतमाद से उसके सामने खड़ी थी। लाउंज में सब इकट्ठे हुए थे। लड़कियां एक तरफ खड़ी लाइल्म सी इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थीं। असद चचा, गुफरान चचा, फिजा चची और नायमा चची भी आ गई थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों पे उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आका जान के सामने खड़ी वो दराज कद सा अबाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल थे। तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात महमल को बुलवा कर पूछ लेना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा क्यों कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह झटका कि हसन खाइफ सा हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ उठाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालते नंगे पांव बाहर को लपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पे वो रुक कर बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सा मुस्कुराई। करीम चचा कह रहे हैं कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमल, तुम अंदर जाओ। ताई महताब ने परेशानी से आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है। आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई मेहताब पूछ के रह गईं। तुम जानती हो उसे? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। और ये कैसे नहीं जानती हो गई? इनकी उस आशिक की अजीज़ा है ना ये? कोई तमस्खराना अंदाज में कहता सीढ़ियों से उतर रहा था। महमल ने चूक कर गर्दन उठाई। वो फवाद था। हशाश बशाश चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो उनके सामने आन खड़ा हुआ था। ये कौन है? फरिश्ते ने कदरे नागवारी से उसे देखकर महमल को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत हैं, जिनको कानून ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकता। एक जताती हुई नज़र फवाद पे डालकर उसने चेहरा मोड़ लिया। आप अंदर आ जाएं, फरिश्ते बैठकर बात करते हैं। हरगिज नहीं, ताई तेजी से आगे बढ़ी। महमल, जी लड़की फ्रॉड है। ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप ही हैं ताई मेहताब आंटी, और शायद इसीलिए आप महमल को बहू बना रही हैं। उसने फरिश्ते को किसी से इतनी दुरुस्ती से बात करते आज पहली दफ़ा देखा था, मगर उसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूँगी महमल के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। वो पलटी और महमल को दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने किया। महमल, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? ये तुम्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं उस शादी पे? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है, मैं उस पर खुश हूँ। फरिश्ते ने एकदम चुप सी हो गई। उसके शानों पे उसके हाथ ढीले पड़े। सुन लिया तुमने, अब जाओ।
आगा जान ने इस्तहजिया सर झटका और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। महमल, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया? वो दुख से उसे देख रही थी। जब किसी को अपना मुखलिस दोस्त कहा जाता है और अपने दोस्त की मोहब्बत और खलूस के दावे किए जाते हैं, तो उसे बड़े फैसलों से कबल उसे मुतला किया जाता है। मैं आपको बताने ही मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर कौन? वो चूंकि क्या हुमायूं? उसका नाम उसने बहुत आहिस्ता से लिया था। मैं? वो मजीद उसके करीब आई और उसकी आंखों में आंखें देखते हैरत धीरे से बोली, मैं अपने मुसहफ की बात कर रही हूँ, जिसके उतारने वाले से तुमने समेअना व अताअना, हमने सुन लिया और हमने अताअत की का वादा किया था। क्या तुमने उसे बताया? फरिश्ते वो पलक झपके उसे देख रही थी। अल्लाह को सब पता है, मैं क्या बताऊं? क्या तुम्हें दिन में 5 बार उसे अपनी अताअत का बताना नहीं पड़ता? फिर अपने फैसलों में तुम उसे कैसे भूल सकती हो? महमल टुकर टुकर उसका चेहरा देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फरिश्ते क्या कह रही थी, क्या समझाना चाह रही थी। मगर मैंने नमाज तस्बीह कुछ नहीं छोड़ा, मैं सारी नमाजें पढ़ती हूँ। वो दोनों बहुत मदम सरगोशियों में बात कर रही थी। लेकिन क्या तुमने उसकी सुनी? उसने कुछ तो कहा होगा तुम्हारे फैसले पर। फरिश्ते ने अभी तक उसे कंधों से थाम रखा था और वो यकटक उसे तके जा रही थी। महमल, तुम उसकी बातें सुनती तो सही, इससे पूछती तो सही। तुम कुरान खोलो और सूरह मायदा का तर्जमा देखो। उसकी आवाज़ में तासुफ खुल गया। महमल ने एक झटके से उसके हाथ अपने शानों से हटाए। उसे लगा उससे गलती हो गई है। मैं अभी आती हूँ, आप जाइएगा नहीं। वो कामदार दुपट्टे का पल्लू उंगलियों से थामे नंगे पांव भागती हुई कमरे की तरफ आई। मोहतरमा, आप जा सकती हैं। फवाद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये मेरे बाप का घर है, इसमें ठहरे रहने के लिए मुझे आपकी इजाज़त नहीं चाहिए। वो रुखाई से कहती सोफे पे बैठी और फिर से मोबाइल उठा लिया। फवाद और आगा जान ने एक दूसरे को देखा, निगाहों में इशारों का तबादला किया और फिर आगा जान भी गहरी सांस लेते सोफे पे बैठ गए। तकरीब के शुरू होने में 2-2.5 घंटे रहते थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। महमल दौड़ते कदमों से अपने कमरे में आई। दरवाजे की चुटखनी चढ़ाकर वो शेल्फ की तरफ लपकी। सबसे ऊपर वाले खाने में उसका मुसहफ रखा था। उसने धड़कते दिल के साथ दोनों हाथों से ऊपर रखा मुसहफ उठाया और आहिस्ता से उसे दोनों हाथों में थामा, अपने चेहरे के करीब लाई। इसे ये सब याद आ रहा था, सिर्फ ये भूल गया था कि क्यों। वो उसे मजबूती से पकड़े बेड पे आ बैठी। उस सूरह मायदा की 106 आयत थी। इस वक्त क्लास में मुसर्रत की मौत की खबर की वजह से उसे बुलवाया गया था। इस वक्त यही आयत पढ़ी जा रही थी। ऐ ईमान वालो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए तो वो वसीयत कर रहा हो। चंद अल्फाज पढ़कर उसका दिल बुरी तरह धड़का था। उसने ज़ोर से पलकें झपकीं। क्या वो सब कुछ इधर लिखा है? वसीयत, मौत का वक्त वसीयत। मुसर्रत ने मरते वक्त वसीयत की थी, तुम्हारा रिश्ता वसीम से। बहुत सी आवाज़ें जहन में गुटमुट होने लगीं। वो सर चटक कर पढ़ने लगी। ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो उसके लिए शहादत का नसाब ये है कि तुम्हारी जमात में से 2 साहिब अदल आदमी गवाह बनाए जाएं, या अगर तुम सफ़र की हालत में और वहाँ मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर लोगों ही में से 2 गवाह लिए जाएं। फिर अगर उनकी बताई हुई वसीयत में कोई शक पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहान को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो कसम खाकर कहें कि हम किसी फ़ायदे के एवज़ शहादत बेचने वाले नहीं हैं, और ख्वाह कोई बड़ा कितना ही रिश्तेदार क्यों ना हो, हम उसका रियायत करने वाले नहीं हैं और ना खुदा वास्ते की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनहगारों में शुमार होंगे। वो साकत सी इन अल्फाज को देख रही थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। कुरान को थामे दोनों हाथ बेजान हो गए थे। क्या वो सब वाकई यहाँ लिखा था? मगर कैसे? वसीयत, 2 अफराद की कसम खाकर गवाही, रिश्तेदार, ये सब तो उसके साथ हो रहा था। वो पलक तक ना झपक पा रही थी। उसका दिल जैसे रौब से भर गया था। रौब से और खौफ से यकशक उसे लगा उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो किताब बहुत भारी थी, बहुत भारी, बहुत वज़नी। वो जिसका बोझ पहाड़ भी ना उठा सकते हो, वो कैसे उठा सकती थी? उसे लगा उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। वो अब मज़ीद ये बोझ नहीं उठा पाएगी। वो आम किताब नहीं थी, अल्लाह की किताब थी। उसे अल्लाह ने उसके लिए ख़ास उसके लिए उतारा था। हर लफ्ज़ एक पैगाम था, हर सितर एक इशारा थी। उसने इतनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, उसने ये पैगाम कभी देखा ही नहीं।
महमल, तुमने इतनी उम्र बेकार गुजार दी। ये किताब गलाफ में लपेट कर बहुत ऊपर सजाने के लिए तो न थी, ये तो पढ़ने के लिए थी। हर दफ़ा की तरह आज भी इस किताब ने उसे बहुत हैरान किया था। सोचना समझना तो दूर की बात, वो मुतहैयर सी इन अल्फाज को तके जा रही थी। ये सब क्या था? कैसे इस किताब को सब पता होता था? क्यों ये किताब अल्लाह की क्योंकि ये अल्लाह की किताब है नादान लड़की, और अल्लाह की बात है, इसका पैगाम है ख़ास तुम्हारे लिए। तुम लोग को ना सुनना चाहो तो ये बात अलग है। किसी ने उसके दिल से कहा। वो कौन था वो ना जानती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी वो चूकी वो आहिस्ता से चली आ रही थी। कामदार दुपट्टे का किनारा ठोड़ी के करीब से उसने 2 उंगलियों में ले रखा था। उसके चेहरे की रंगत कदरे सफ़ेद पड़ी हुई थी, या शायद ये कुछ और था जो उन्हें चौंका गया था। वो धीरे धीरे चलती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। आगा जान, उसकी आंखों में झांका। वो उसके अजनबी लहजे पे चौंक से गए। हाँ बोलो। मेरी माँ की वसीयत के वक्त मौजूद लोगों में कौन से 2 लोग हैं जो असर की नमाज के वक्त अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देंगे कि उन्होंने ये वसीयत की थी या नहीं? पल भर को लाउंज में अंधेरा छा गया। फरिश्ते ने मुस्कुराहट दबाकर सर नीचे कर लिया। आगा जान हैरत से खड़े हुए। क्या मतलब? आपको पता है सूरह माइदा में लिखा है नमाज के बाद आप में से 2 लोगों को अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देनी पड़ेगी। क्या बकवास है? वो हस्बे तवक्को भड़क उठे। तुम्हें हमारी बात का एतबार नहीं है? नहीं है। तुम? वो गुस्सा जब्त करते मुट्ठियां भींच कर रह गए। तभी निगाह फरिश्ते पे पड़ी तो उसने फ़ौरन शाने उचका दिए। मैंने तो कुछ नहीं किया करीम चचा, तुमसे तो मैं बाद में, आप लोग गवाही देंगे या नहीं? वो उनकी बात काट कर ज़ोर से बोली, फिर चेहरे का रुख सोफ़े पे बैठे नफूस की तरफ मोड़ा। कौन कौन था उस वक्त आप में से उधर? कौन देगा गवाही? कौन उठाएगा कसम? बोलिए, जवाब दीजिए। सब खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसे उसके सारे जवाब मिल गए थे। काश वो पहले उन आयात को पढ़ लेती, वो इतना गलत फैसला ना करती। सही कहता है अल्लाह ताला, हमारी बहुत सी मुसीबतें हमारे अपने हाथों की कमाई होती हैं। तो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, बहुत बेहतर। मुझे अब शादी नहीं करनी। उसने माथे पे झूलता टीका नोच कर फेंका। नाजुक सा टीका एक आवाज़ के साथ मेज़ के फर्श पे गिरा। अब मेरा फैसला भी सुन लो। आगा जान ने एक गहरी सांस डाली। मगर पहले तुम लड़की, उन्होंने हकारत से फरिश्ते को इशारा किया, तुम मुझे यहाँ से चलती नजर आओ। मेरे बाप का घर है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है फवाद, उन्होंने फवाद को इशारा किया। वो सर हिलाकर आगे बढ़ा और सोफे पे बैठी फरिश्ते को एकदम बाजू से खींचा। छोड़ो मुझे। वो इस अचानक अफ्तार पे तैयार ना थी। बेख्तियार चिल्लाकर खुद को छुड़ाने लगी, मगर वो उसे बाजू से खींच कर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। उसी पल आगा जान महमल की तरफ बढ़े थे। तो तुम ये शादी नहीं करोगी? हरगिज़ नहीं करूंगी। मेरी बहन को छोड़ो। वो गुस्से से फवाद पे झपटना ही चाहती थी जो फरिश्ते को ज़बरदस्ती बाहर लेकर जा रहा था, मगर उससे पहले आगा जान ने उसको बालों से पकड़कर वापस खींचा। तो तुम शादी नहीं करोगी? उन्होंने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। वो चुकरा कर गिरी। तुम्हें लगता है हम पागलों की तरह तुम्हारी मिन्नतें करेंगे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे? नहीं बीबी, शादी नहीं करनी तो ना करो अभी। और इसी वक्त असद मियां खां को बुलाओ, मैं देखता हूँ ये कैसी नई शादी करती। मैं नहीं करूँगी, सुना आपने? वो रोते हुए बोल रही थी। वो मुसलसल उसे थप्पड़ों और मुक्कों से मार रहे थे। मेरी बहन को छोड़ दो। खुद को छुड़ाती फरिश्ते महमल को पिटते देखकर लम्हा भर को तो सकते में रह गई। फिर दूसरी ही पल उसने जोर से फवाद को धक्का देना चाहा, मगर वो मर्द था, उसको धकेल नहीं सकती थी। वो उसका बाजू पकड़े उसे बाहर धकेल रहा था। फवाद, उसे छोड़ो। यकदम हसन ने पूरी कुव्वत से फवाद को पीछे धकेला था। फवाद इस हमले के लिए तैयार न था। एकदम बौखलाकर वो पीछे को हटा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और फरिश्ते बाजू छुड़ाती महमल की तरफ भागी, जिसे आगा जान अभी तक मार रहे थे। फवाद ने गुस्से से हसन को देखा, मगर उससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, फिजा ने हसन को बाजू से खींचकर एक तरफ कर दिया। मेरी बहन को छोड़ें, हटे। वो चीखती हुई आगा जान का हाथ रोकने लगी, मगर उन्होंने साथ ही एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पे मारा, चेहरे पे भी मारा। फरिश्ते तेवरा कर एक तरफ गिरी। मुंह में इसके कोने पे लगा होंठ का किनारा फट गया। लम्हे भर को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल कर फिर से उठी। महमल अपने बाजू चेहरे पे रखे रोती हुई अपना कमजोर सा दिफा कर रही थी। अब की बार फरिश्ते ने आगा जान का हाथ नहीं रोका, बल्कि महमल को पीछे से पकड़कर खींच लिया। महमल गठरी बनी चंद कदम पीछे खींची गई। उसका दुपट्टा सर से उतर कर पीछे को ढलक गया। बालों की लटें जूड़े से निकलकर चेहरे पे बिखर गईं।
اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کرتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھڑی بنی محمل کے سامنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھی تھی کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پھر سے پکڑ لیتا مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا مگر وہ ایسی ہی گری روتی رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئیں تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیہ کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں بدلا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے۔ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی، اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، تمہارا خاندان تھوکے گا تم پر، اور ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ، نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پہ تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے کوئی اسے بھی تو بلائے۔ ہرگز نہیں، فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو، میں جانتی ہوں۔ تم شادی کے بعد اسے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دلا کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا۔ گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے تھے۔ فواد، آغا جان نے تنبیہی نگاہوں سے اسے ٹوکا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا آہستہ آہستہ چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں اور میں ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجیے ہم پہ کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پہ نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر بیٹھی تھی، ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہو گیا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتری۔ وہ بنا پلک جھپکائے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پہ جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آ اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو بات سن کر سر ہلاتے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں فرشتے کو بجتے سنائی دیا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں نہیں
پتہ تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں، ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا جان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں، یہ کہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پہ الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدلا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پہ ہمارا حق ہے، ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی اور پھر اس کی شادی کے لیے، ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے، تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا، میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہوتا۔ اگر اتنی ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم، وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنا پڑے گی، لیکن اگر یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کسی کا خاندان چھوٹے گا، کسی کا مائکہ بدنامی کے باعث چھوٹے گا، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے، آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا، یہ گھر محمل کا میکہ رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیجئے۔ اس نے کاغذ قلم آگے کیے، کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی، اس کا کمدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بدقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اس کے انداز میں کچھ تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ ذہنی کیفیت میں چلائی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی دولت، کوئی مال، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں سب لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیے۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگتی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی، وہ بالکل تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نظر دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے نہیں تھاما، وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ تائی مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا
اور فواد کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے عصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر رکھا اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پہ رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شاک کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر کہ سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچی تھی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی یہ تو مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو گھرکا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چپ ہوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی۔ فرشتے میری خاطر اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضروری پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور وہ گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی کا پھندہ ہو جائے اور ساری جائیداد کے مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 روکو، میں سائن کر دوں گی۔ وہ شکست خود لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنا ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ بلکہ پورا آپ کا خاندان شریک کرے گا۔ محمل اس گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ سے بولا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، بے بس گئے تھے وہ سب۔ ٹھیک ہے، پھر ناخواں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ ایس پی، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی اس سے نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب دھکیلا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا۔ غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان و خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو تھامے کھڑی تھیں، مگر اب وہ شاید رسی توڑا کر بھاگنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ سب کسی خواب کی سی کیفیت میں ہوا تھا، شاید وہ ایک حسین خواب تھا۔ اس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔
बहुत सारे ख्वाब तोड़ने पड़ते थे, मगर उसे इस वक़्त सही लगा, वही सही लगा था। ये ना करती तो वो लोग उसे ख़ानदान भर में बदनाम करते थे। उसके मरहूम माँ-बाप का नाम उछाला जाता, या फिर सबसे बड़ी वजह वो थी वो फ़वाद को भी मालूम थी, और जिसको उसने इस्तेमाल किया था। महमल की दुखती रग उसका ख़ानदान और उसकी इज़्ज़त से ब्याह दे। उसे दौलत से ज़्यादा अपना मकाम और इज़्ज़त चाहिए थी, और फ़वाद ने उसी दुखती रग को उसे दबाया था। उसका दिल तड़प उठा था, वो फ़ैसला जज़्बाती था, मगर उसे सही लगा था। जो भी हुआ था जैसे नींद की हालत में हुआ था। फरिश्ते उसका चेहरा क्लीनर से साफ करके ब्यूटिशियन के साथ उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। फिर वो ताई महताब के ज़ेवर उतार कर उसकी माँ के ज़ेवर पहना रही थी। फिर वो उसका मेकअप कर रही थी। फिर वो उसकी सैंडल के स्ट्रिप बाँध रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, और फिर वो कुछ कर रही थी, मगर उसे आवाज़ नहीं आ रही थी। सारी आवाज़ें बंद हो गई थी, सारे मंज़र धुंधला गए थे। बस वो अपने हाथों को देखती बुत बनी बैठी थी। वो ख्वाब हसीन था, मगर उसका दिल खाली था। सारे जज़्बात मर गए थे, ख्वाहिश के जुगनू खो गए थे। अच्छा, मैंने ये नावल पहले पढ़ रखा है, तो पता नहीं क्यों, मतलब मैं नावल रिव्यू नहीं करती, मैं पढ़ती ही हूँ, बट स्टिल मुझे यहाँ पे रुक के ना, कहीं न कहीं फ़रिश्ते के करैक्टर का थोड़ा-सा रिव्यू करने को दिल कर रहा है। मतलब जब मैंने पहली दफ़ा ये नावल पढ़ा था, बहुत साल पहले, तब शायद मुझे फ़रिश्ते का करैक्टर इतना फ़ैसिनेट नहीं किया था, बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड अभी ही मैंने सोचा है कि मैं पहले नॉवल कंप्लीट होने दूँ, फिर इस करैक्टर का रिव्यू करूँ तो अच्छा रहेगा। बट पता नहीं क्यों, फ़रिश्ते एक बहुत अमेज़िंग करैक्टर है। आप फ़रिश्ते के करैक्टर को बहुत से उतार-चढ़ाव से गुज़रते देखेंगे इस नॉवल में। मैं चाहती हूँ इस नॉवल के एंड पे फ़रिश्ते का जो एक एक करैक्टर आपके सामने आएगा, या नेक्स्ट एपिसोड्स में जो आएगा, तब आप फ़रिश्ते का ये करैक्टर सामने ज़रूर रखें। आई मीन मुझे ये करैक्टर जो इन लाइन्स में है, जो मैं अभी रीड कर रही हूँ, ये जादू, ये फ़रिश्ते, आई मीन बिल्कुल एक बेज़रर और बेलौस फ़रिश्ते। एंड ऑफ़ कोर्स टाइम आपको चेंज कर देता है, वक़्त के साथ आप बहुत तब्दील हो जाते हो, तो फ़रिश्ते का करैक्टर भी शायद इतनी ही उतार-चढ़ाव से आगे गुज़रेगा, और इंशाल्लाह मैं एंड पे शायद रिव्यू भी करूँगी। बट अभी के लिए ये है कि आप याद रखिएगा फ़रिश्ते का ये करैक्टर, एंड आई एम गोना रीड दैट अगेन। जो भी हुआ था, ये पैराग्राफ फ़रिश्ते के नाम। जैसे नींद की हालत में हुआ था, फ़रिश्ते उसका चेहरा क्लीनर से साफ कर रही थी। फ़रिश्ते ब्यूटिशियन के साथ उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। फ़रिश्ते ताई महताब के ज़ेवर उतार कर उसकी माँ के ज़ेवर पहना रही थी। फ़रिश्ते उसका मेकअप कर रही थी। फ़रिश्ते उसकी सैंडल की स्ट्रिप बाँध रही थी। फ़रिश्ते मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी। फ़रिश्ते अब बहुत कुछ कर रही थी, मगर उसे आवाज़ नहीं आ रही थी। सारी आवाज़ें जैसे बंद हो गई थीं, सारे मंज़र धुंधला गए थे। बस वो अपने हाथों को देखती बुत बनी बैठी थी। वो ख्वाब हसीन था, मगर उसका दिल खाली था। सारे जज़्बात गोया मर से गए थे। ख्वाहिश के जुगनू खो गए थे, या शायद हमें खुशी से मोहब्बत नहीं होती। खुशी की ख्वाहिश से मोहब्बत होती है। हमारी सब मोहब्बतें ख्वाहिशात से होती हैं। कभी किसी को पाने की तमन्ना, तो कभी किसी ख़ास चीज़ को हासिल करने की आरज़ू। शायद मोहब्बत सिर्फ़ ख्वाहिश से होती है, चीज़ों या लोगों से नहीं। इसने अपनी ख्वाहिश को अपने पहलू में बैठे देखा, मगर उसका अपना सर झुका था, सो ज़्यादा देख ना पाई। वो उसी झुके सर के साथ निकाहनामे पे दस्तखत करती गई। जब उसका हाथ थाम कर फरिश्ते उसे दिखा रही थी, तो उसने लम्हा भर को उसे देखा, जो सामने लब खींचे खड़ा था। ब्राउन शलवार कुर्ते में मलबूस, संजीदा और वजीह। उसने निगाहें झुका लीं। उसे उसकी संजीदगी पे खौफ आया था। क्या वो उस पे मुसल्लत की गई थी? अनचाही, बेवक़्त बीवी। उसने बेइज़्ज़ती और तौहीन महसूस करना चाही, मगर उसका दिल इतना खाली था
کہ کوई एहसास बेदार ना हुआ। इर्द-गिर्द लोग कुछ कह रहे थे, मगर उसकी समातें बंद हो गईं। वो सर झुकाए हुमायूं की गाड़ी की बैक सीट पे बैठ गई। उसे लगा अब ज़िंदगी कठिन होगी, बहुत कठिन। सो फॉर राइट नाउ यहीं पे इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आगे भी इतना ही अमेजिंग कंटेंट शेयर करूं, जिसको इवन दोबारा रीड करते हुए मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा है जो मैं बयान नहीं कर सकती। सो क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट नॉवल, जो एक होता है ना लाइफ चेंजिंग नॉवल, बहुत चेंज किया। और टाइम के साथ इंसान शायद बहुत पीछे छोड़ जाता है बहुत सी चीज़ों को। तो शायद वो तब्दीली जो मेरे अंदर आई थी, मुसहफ़ के करीब करने की तब्दीली, शायद वक्त की गर्द में वो फिर से कहीं खो गई है। तो आई होप कि मैं उसे वापस से तलाश कर पाऊँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी उसको तलाश कर पाएँ अपने अपने अंदर मुसहफ़ को लेकर। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।